अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका पहला लेक्चर है। इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। समहाउ हमारा जो पहला लेक्चर है वो रिलेटेड है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से और स्टेट ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या-क्या चीजें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा कंसर्न है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का पता होना चाहिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से भी पहले हमें रिएक्शन का पता होना चाहिए। कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के टॉपिक में। स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नाउ दिस इज वी नीड टू नो, देन हम प्रोसीड करेंगे फर्दर। असल में ना एक केमिकल रिएक्शन में होता यूं है कि दो स्पीशीज से दो केमिकल स्पीशीज हैं, इट कुड बी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती हैं। से इन्होंने बनाया C+D, दैट कुड बी एनीवन, एनी प्रोडक्ट। जो स्पीशीज आपस में रिएक्शन करती हैं, जो लेफ्ट साइड पे होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट्स हैं। और जो स्पीशीज राइट साइड पे होती है, हम उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट्स हैं। अब होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? होता क्या है? केमिकल चेंज आता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम लास्ट चैप्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट भी हो सकती है, आयोनिक भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी हो सकती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन एक अलग प्रोसेस है, बट रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये हमारे काम की चीज है। समटाइम ऐसा होता है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, जिन कंडीशंस पे, अब मैं कंडीशंस का जब लफ्ज बोलता हूं तो मेरा कंडीशन से मतलब क्या होता है? देखें, कंडीशंस का मेरा यहां पे मतलब होता है कि आपने क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर या कोई कैटालिस्ट या इनहिबिटर वगैरह ऐड किया हुआ है, तो वो कौन सा है। हर रिएक्शंस का सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट पे हम जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टडी करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अमोनिया फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर प्रेशर की वही कंडीशन है जो वाटर फॉर्मेशन की है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हर रिएक्शन की एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट पे हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो 450 डिग्री पे वो रिएक्शन हम प्रोसीड करवा रहे होते हैं। समहाउ अगर ये एक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स जिस कंडीशन पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही होती है, यानी कि वो कंडीशन जो फेवरेबल है किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए। किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। सम टाइम वही कंडीशन फेवरेबल होती है प्रोडक्ट्स के लिए कि वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हीं कंडीशंस में वो प्रोडक्ट्स जो बना रहा होता है वो ब्रेक डाउन होके दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं। यानी कि जो रिएक्शन है वो बोथ साइड पे प्रोसीड करना शुरू हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशन, अगर अगर वो कंडीशन फेवरेबल है फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के तौर पे पढ़ते हैं, यानी कि उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी चेंज होते हैं। लेकिन हर रिएक्शन ऐसा नहीं होता। कुछ रिएक्टेंट्स में हमारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में अगर चेंज हो जाए तो उनका जो रिवर्स फ्लो है, रिवर्स डायरेक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, वो नेग्लिजिबल होता है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एसिड HCl रिएक्ट कर रहा है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से और वह प्रोड्यूस करता है NaCl एंड वाटर। दिस इज एक्चुअली अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। अब ये जो रिएक्शन है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इसमें सिंगल एरो लगाया है। सिंगल एरो लगाने का मतलब है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अगर मैं कहूं कि NaCl और वाटर जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो, यानी कि वो क्या बनाए HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए ये रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल है।
यानी कि ना होने के बराबर है। आसान लफ्जों में ये रिएक्शन प्रोसीड ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है। दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कहता कि इट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन आल्सो। तो आपने याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है कि अगर रिएक्शन आपका सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो उसकी जो रिवर्स डायरेक्शन वाला एरो है वो आपने बनाना नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट के लिए वो फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट्स जो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या सॉल्वेंट की हैं या जो भी उसको कंडीशंस चाहिए वो नहीं अवेलेबल होती, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इन दिस केस आप कहेंगे कि ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता, इट ओनली गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिनमें रिवर्सिबल पाथ ही नहीं है, जिसमें रिवर्स रिएक्शन जा ही नहीं रहा। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे। इन कंडीशंस में जब अमोनिया बनती है ना, तो अमोनिया के लिए भी ये कंडीशंस ओके होती हैं कि वो वापस जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाए। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर लूं तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था? एसिड बेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे थे, साल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रही है उसका कुछ हिस्सा रिएक्टेंट्स में जाना शुरू हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन को, जिसमें रिएक्शन बोथ साइड पे प्रोसीड करता है, हम उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट, आपके लिए इसमें नेग्लिजिबल रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, सिग्निफिकेंट रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन मिक्सचर आपका बनेगा आफ्टर सर्टेन टाइम, वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपके रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, लेकिन इसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके ऑलमोस्ट कंप्लीशन करके रिएक्शन प्रोडक्ट बना के साइड पे हो जाएंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसके अंदर आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आफ्टर सर्टेन टाइम रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं। स्टूडेंट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे लगता है। इट डज नॉट अप्लाई ऑन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। अब हमारा बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस लिखे, इन दोनों का आपस में डिफरेंस लिखे। तो हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, देन हम अपने केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू करते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, यानी कि जो रिवर्स भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जो रिवर्स होने की सलाहियत रखते हैं, उनमें जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। अब ये बोथ डायरेक्शन से मेरी क्या मुराद है? बोथ डायरेक्शन से मेरी मुराद है फॉरवर्ड भी प्रोसीड होगा, वो रिवर्स भी प्रोसीड होगा। दूसरा स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल एरो से शो किया जाता है, यानी कि उनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में भी। थर्ड, अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं। दे अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम does not complete। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बड़ी आसान एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए हम ऐसा करते हैं, कलर चेंज लेते हैं। नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है 2 मोल, 450 डिग्री, आयरन कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे। अगर मैं इन बातों को उलट कर लूं तो क्या बनेगा? देखते हैं। रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन
प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और वन डायरेक्शन। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ओके, इसको शो किया जाता है सिंगल एरो से, उसको शो किया जाता था डबल एरो से। इट गोज टू कंप्लीशन। अगर कंडीशंस सूटेबल हों तो ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रादर देन के प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। इसकी एग्जांपल क्या है? एज यूजुअल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl विल मेक NaCl प्लस वाटर। अब बात यूं है कि अगर आप इन सारे रिएक्शंस को स्टडी करें ना, इनमें एक कॉमन बात नजर आ रही है आपको, वो ये कि अगर तो मैं कंडीशंस दे रहा हूं ऐसी कि रिएक्शन एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है और समहाउ उसके अगर मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारा रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। अगर इसकी एग्जांपल बुक वाली एक और एग्जांपल को हम मेंशन करें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, किस कंडीशन पे? अंडर द इलेक्ट्रिक स्पार्क। अगर मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क दूं तो जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करके ये बनाएंगे। इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो 2 और 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। अब इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में, इस कंडीशन की मौजूदगी में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इन केस आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो आपको अराउंड 1500 डिग्री देना पड़ेगा, तो वाटर ब्रेकडाउन होकर इनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये कंडीशन रिवर्स डायरेक्शन के लिए सूटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन पे आप दोनों रिएक्शंस को प्रोसीड होता देखें। कुछ कंडीशन रिवर्स डायरेक्शन के लिए सूटेबल होती है, कुछ कंडीशंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सूटेबल होती हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले जरा हम एक रिएक्शन देखते हैं। ए बी से रिएक्ट कर रहा है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में और सी और डी बना रहा है, सी और डी वापस रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं। अपेरेंटली ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और मैंने चूंकि डबल एरो लगाया है फॉरवर्ड और रिवर्स का, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ही कंसिडर होगा। इसमें ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन से रिएक्ट करके सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रही है एंड उन दोनों की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। होता क्या है, शुरू में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट जो होती हैं वो जीरो होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, वो रिएक्टेंट भी बनाना शुरू कर देंगी। रिएक्टेंट क्योंकि शुरू में ज्यादा होते हैं, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट बनती जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। एक टाइम आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। होता क्या है असल में? होता यूं है कि अगर मैं ये टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ के जरिए इस बात को समझाना चाहूं तो बड़ी क्लियर कट आपको समझ आ जाएगी। ये है टाइम, इट कैन बी इन मिनट्स और सेकंड्स, इट कैन बी इन डिफरेंट यूनिट, और यह है कंसंट्रेशन। नाउ कंसंट्रेशन से मुराद मेरी यहाँ क्या है? यहाँ मेरी मुराद मोल पर डीएम क्यूब है। अब देखें होता क्या है, मैं ना दो कलर यूज कर रहा हूँ। मैं जो लाइट ऑरेंज कलर है वो यूज करने जा रहा हूँ फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट शुरू में हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है कम, और एक सर्टेन टाइम के बाद यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, सर्टेन टाइम के बाद उनकी कंसंट्रेशन हो गई कम। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है वैसे वैसे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इवेंचुअली हो क्या रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब विद पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट्स हैं
यानी कि ये वाली जो और लाइट ऑरेंज सी लाइन है, इनकी कंसंट्रेशन हो जाती है कांस्टेंट, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर वो भी कांस्टेंट हो जाती है। हुआ क्या है, असल में हुआ ये है कि अगर मैं इस पे लाइन लगाऊं तो इतने इस हिस्से पे, इस लाइन पे, इससे आगे जो आपका रिएक्शन है वो इस कंडीशन पे आ गया है कि जिस हिसाब से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट कम होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट कम होकर रिएक्टेंट में जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह आप यूं समझे कि एक दीवार है, उस पे 2 ईंटें एक मजदूर लगा रहा है और दूसरा मजदूर 2 ईंटें उतार रहा है। यानी कि एक मजदूर प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, दूसरा मजदूर जो है वो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके रिएक्टेंट में ले जा रहा है। तो ना वो दीवार बड़ी होगी ना छोटी होगी, क्योंकि 2 ईंटें एट ए टाइम लग रही है, 2 ईंटें उतर रही हैं। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो गए हैं। अब उस टाइम पे कंसंट्रेशन, दीवार की ऊंचाई, लंबाई वो चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिस स्पीड से वो बन रही है उसी स्पीड से टूट रही है। तो मैं अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं यूं कुछ करूंगा। अगर आप देखें तो आपके सामने जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो रिएक्टेंट ज्यादा थे, शुरू में प्रोडक्ट कम थे। यानी कि ये थी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, और ये जो ब्लू वाली लाइन है दैट एक्चुअली शोज सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। अब हो यूं रहा है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो जो उनकी कंसंट्रेशंस हैं वो चेंज होना बंद हो गई। यानी कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट हो गई। ना प्रोडक्ट ज्यादा हो रही हैं ना रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं, बल्कि वो अपनी एक खास वैल्यू पे आके मेंटेन हो गए। हम कहेंगे कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर मैं इसको कहूं आई, इसे कहूं आई डैश, इस लाइन को, तो ऐसी कंडीशन पे आके जहां पे ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होती है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। सो हुआ क्या इक्विलिब्रियम में? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to reverse reaction। देखें अब उस पे हो क्या रहा है, उस पे हो यूं रहा है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस विल नॉट चेंज, कांस्टेंट हो गई ना, तो इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद वो चेंज नहीं होंगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है एट 4, अच्छा इसे बैलेंस कर लें, 2 आएगा, 425 डिग्री ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने में इजी महसूस कर रहे हैं या उनके लिए सूटेबल है ये कंडीशन, तो प्रोडक्ट के लिए भी ये सूटेबल है कंडीशन, तो वो रिएक्टेड भी बना रहा होगा, यानी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन हाइट से बहुत, ये भी एक कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे सी कंसंट्रेशन का सिंबल सी डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ टाइम। अब जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन, वो हाइट से शुरू होते हैं और ऐसा ऐसा की कंसंट्रेशन कब होना शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट के बाद उनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है। नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट जीरो से शुरू हुई, क्यों? रिएक्शन के स्टार्ट में तो प्रोडक्ट होंगे नहीं, आपने तो हाइड्रोजन आयोडीन ऐड किया रिएक्शन वेसल में, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू करती है, और एक लिमिट के बाद यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी भी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है।
तो मैं कहूंगा कि जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है और चेंज होना बंद हो गई है, एट दैट टाइम उन्होंने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। अब अगर मैं हाईलाइट करूं तो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन, एंड दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन आयोडाइड कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स, जो ये वाली लाइन है यहां से अगर इससे आगे जाए ना तो आपको नजर आ रहा है, देखें ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल, इसे ए कह लें, इसे ए डैश कह लें, ओके, इसे बी कह लें, इसे बी डैश कह लें। इन पॉइंट से आगे जाते जा रहे हैं आप, तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई। हो क्या रहा है, यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर नहीं थे। एक सर्टेन टाइम के बाद रिवर्स रिएक्शन कम होता गया। ये देखिए, अगर आप अज्यूम करें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ज्यादा, ये रिवर्स रिएक्शन का रेट है कम, शुरू में ये ज्यादा और कम थे, आहिस्ता 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 ये बराबर हो गए। जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन डायरेक्शन बराबर हो गए, एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है उसी स्पीड से ये पीछे जा रहा है, तो कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी। और उस पे रिएक्शन मिक्सचर में आप ये नहीं कह सकते कि अब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं या रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से सेम रेट से बन रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन आयोडीन डालें तो ही जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है चाहे आप रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट डालें या प्रोडक्ट डालें। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप एक नए ग्राफ को स्टडी करें, आपको अंदाजा होगा। ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है ऊपर। इस ग्राफ में जो इमेज आपको नजर आ रही है इसमें हो यूं रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो है रिएक्टेंट्स की और जो रेड लाइन है वो है प्रोडक्ट्स की। मैंने क्या किया, अब पहले लिया था रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन और प्रोडक्ट ली थी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मैंने रिएक्शन वेसल में हाइड्रोजन और आयोडीन डालने की बजाय 425 डिग्री पे हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड ने करना क्या है, रिएक्टेंट बनाने शुरू करने हैं। उन रिएक्टेंट ने करना क्या, प्रोडक्ट बनानी शुरू करनी है। यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा चाहे आप रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट डालें या प्रोडक्ट डालें। इन बोथ केसेस रिएक्शन जो होगा वो आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। अगर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन को एज अ प्रोडक्ट ले लूं और हाइड्रोजन आयोडाइड को एज अ रिएक्टेंट ले लूं तो उसका नीचे वाला ग्राफ बनेगा। दोनों में अल्टीमेटली जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। क्यों, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। चाहे आपने H2I2 डाले चाहे HI डाला, दोनों का रिजल्ट फेथ एंड क्या निकला, इक्विलिब्रियम। सो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो अल्टीमेट गोल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो एक ही होता है स्टूडेंट, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction, but the concentration will not change of reactant and product once equilibrium is attained। तो मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूं, ये आपके सामने नजर आ रही है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो हमने ये बात याद रखनी है कि ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, रुक नहीं गया। आपका ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना बंद कर गए हैं, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना बंद कर गए हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना बंद कर गए हैं। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है लेकिन सेम स्पीड से, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद चेंज आ ही नहीं रहा क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। सो इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम नॉट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चल रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, बट वो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, इट इज अल्टीमेट फेथ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की जाने की कोशिश होती है या उसका रिजल्ट जो है
अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम होता है। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।